हम पाकिस्तानी बीइंग पाकिस्तानी, जब भी मैं बचपन से आज तक सुनता हूं तो कश्मीर की बात आती है तो पाकिस्तानी कहता है कि कश्मीर मुसलमान है और कश्मीर हमारा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये भाट और लून और ये जितने भी कास्ट हैं कश्मीरी, हमने सुना ये तो हिंदू थे, तो ये कब से मुसलमान हुआ और ये कब से इनकी ठेकेदारी हुई? खास तौर पे जब मैं सुनता हूं कि कश्मीर के सबसे बड़े ठेकेदार हैं सैयद अली गिलानी साहब, तो सैयद तो कश्मीरी कहां से हो गए? सैयद मीन्स अरब। तो जरा हमें समझाएं कि ये कश्मीरी मुसलमानों का कब से है और क्या इसकी बैकग्राउंड है। तो परवेज मुशर्रफ जी से एक बार एक सहाफी ने पूछा था कि क्या कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा, तो आपको लगता है कि फिर कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी, फिर सब कुछ ठीक होगा, अमन चैन होगा। तो मुशर्रफ साहब अपनी साफगोई के लिए बहुत जाने जाते हैं। आप उनके साथ एक अग्री करें या ना करें, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि उनके मुंह से गाहे बगाहे उनके दिल की बात निकल जाती है। तो उन्होंने एकदम जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक भारत का साइज और कैपेबिलिटी इतनी बड़ी है कि वो पाकिस्तान के लिए खतरा बनी रह सकती है, पाकिस्तान को हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा और भारत को तब तक उलझाए रखना पड़ेगा जब तक पाकिस्तान इस बात को लेकर मुतमईन ना हो जाए कि अब भारत के बूते के बाहर है पाकिस्तान के विषय में, उसके बारे में किसी भी तरह की खामो ख्याल पालना, कोई उसको नुकसान पहुंचाने लायक कुव्वत रखना या हैसियत रखना। तो ये उन्होंने एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के नाते, एक पाकिस्तान के सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के नाते ये उन्होंने कहा, क्योंकि आप पाकिस्तान का अगर रवैया देखें पहले दिन से, जिन्ना साहब ने कहा था कि मुझे आई हैव रिसीव्ड अ मॉथ ईटन पाकिस्तान। उनको लगता था कि उन्हें दाएं बाएं भारत के एक मशरकी और एक मगरबी पाकिस्तान तो मिल गया है, लेकिन बीचों बीच एक बहुत बड़ा भारत खड़ा है और इसका डर उन्हें सताता था कि जिस दिन इस भारत को पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो उस दिन पाकिस्तान का क्या हश्र होगा। और ये उनके मन में, उनके जहन में ये ख्याल उठना मुनासिब भी था, क्योंकि उनको मालूम था उन्होंने भारत के साथ क्या किया है। तो पाकिस्तान पहले दिन से एक सिक्योरिटी स्टेट बना, एक वेलफेयर स्टेट नहीं बना। पाकिस्तान में आर्मी का प्रोपोर्शन किसी भी ऑर्डिनरी स्टेट से बहुत ज्यादा था। उसका अपनी फौज पर खर्च और उसकी फौज का साइज दोनों एक नॉर्मल स्टेट के, और खासकर ऐसा स्टेट जो डेवलपिंग स्टेट हो, जहां गुर्बत हो, जहां अभी तरक्की नहीं हुई हो, एक तरक्की याफ्ता रियासत के लिए, एक जहां गुर्बत का आलम ऐसा हो कि लोगों के पास खाने और रहने की इंतजाम करने की जरूरतें हों, तो ऐसी रियासत के लिए इतनी बड़ी फौज पालना और इतना खर्च करना ये मुनासिब नहीं था। और ये उसी सूरत हाल में जायज ठहराया जा सकता था जब तक कि ये फियर परसेप्शन, ये इनसिक्योरिटी ना पैदा की जाए कि हमें खतरा है, हमारे वजूद को खतरा है। और ऐसे में भारत की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। हम भी एक उसी खित्ते से थे, वही एक बड़ा हिंदुस्तान था जिसमें से पाकिस्तान
अलग हुआ था तो हमारी माली हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो ऐसे में शायद उनको ये लगा होगा कि पहले दिन से ही अगर वो दबाव बनाए तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, उनके जहन में सिर्फ दाएं बाएं दो पाकिस्तान खड़े कर देने का मंसूबा नहीं था, वो भारत के पेट में कम से कम आधा दर्जन पाकिस्तान देखना चाहते थे। तो जब ये सवाल उठा कि ब्रिटिश इंडिया का तो फैसला तकसीम करके हो गया, तो ये जो प्रिंसली इंडिया है जिस पर अंग्रेजी कानून लागू नहीं होता, क्योंकि हमारी जो 15 अगस्त को आजादी मिली थी वो अंग्रेज ने एक कानून बना करके दी थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया था, उसके तहत सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी। तो वो जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो लागू की गई और उसके तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान वजूद में आए। लेकिन जो रियासतें थीं उनको फैसला करना था कि वो कहां जाएंगी, और जब ये सवाल उठा कि वो कैसे फैसला करेंगी, तो कांग्रेस ने कहा कि आप वहां के अवाम से पूछ लीजिए कि वो कहां जाना चाहते हैं। तो इस पर जिन्ना साहब ने ही एक ऑब्जेक्शन उठाई, एक आपत्ति उठाई कि क्या आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम लोगों से पूछ के की है? देयर वाज नो रेफरेंस टू पीपल, कोई रेफरेंडम नहीं था, कोई जनमत संग्रह नहीं था। तो किसने फैसला किया? उन्होंने कहा कि कहा गया उन्हें कि जो सॉवरेन है ब्रिटिश इंडिया की वो है क्वीन। तो क्वीन ने अपने अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए सर सिरिल रैडक्लिफ कमीशन बनाया और उसको यह हुक्म दिया कि जहां मुसलमानों की अक्सरियत है वो पाकिस्तान बनेगा और बाकी का बचा हुआ हिंदुस्तान होगा। तो इसी के चलते सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के हिस्से आए और मशरिक में बंगाल के हिस्से किए गए और वहां मशरकी पाकिस्तान बना। तो अगर क्वीन सॉवरेन थी और उस रियासतों में सॉवरेन कौन है, तो पाया गया कि वहां के राजा, नवाब, निजाम, महाराजा ये सब हैं। तो आप उन पर अपनी जमहूरियत क्यों थोपते हैं? वहां लोगों से क्यों पूछते हैं? जो वहां के सॉवरेन है वो फैसला करेंगे। जैसे ब्रिटिश इंडिया की सॉवरेन क्वीन थी और उसने फैसला किया ऐसे तकसीम होगा, तो रियासतों के सॉवरेन्स पे ये छोड़ा जाए। अब सुनने को तो ये एक वकील की दलील थी और उसमें थोड़ा दम भी था, लेकिन उसके पीछे एक सियासत थी आरिफ भाई, और वो सियासत ये थी कि ज्यादातर रियासतें जहां मुसलमान हुक्मरान थे वहां की अगर आप अवाम से पूछते तो वो भारत मांगते, लेकिन अगर आप निजामों और नवाबों से पूछेंगे जो मुस्लिम लीग को फंड करते थे और जो जिन्ना की जेब में थे, वो तो मुसलमान पाकिस्तान के हक में बात करते। तो ऐसे में वो चाहते थे कि ब्रिटिश इंडिया का जो तकसीम हुआ सो हुआ, उसके बाद निजाम हैदराबाद, नवाब जूनागढ़, नवाब भोपाल, नवाब आरकोट, कोल्हापुर, ये सब के सब मिलकर के, बीजापुर, गोलकोंडा, यहां के लोग मिलकर के हिंदुस्तान के पेट में, जुनूब में एक और पाकिस्तान तामीर करें। अगर आप सालार जंग म्यूजियम जाएंगे जो हैदराबाद में है, वहां पर साउथ पाकिस्तान का एक नक्शा आपको मिलेगा, उसका तस्वुर था। तो वो हिंदुस्तान के पेट में एक पाकिस्तान देखना चाहते थे और फिर वो पाकिस्तान और मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को जोड़ने वाला एक कॉरिडोर भी देखना चाहते थे, ताकि बीच की रियासतों को मिला करके उनमें एक कनेक्शन, एक
टेरेस्ट्रियल कनेक्शन, नॉर्थ इंडिया, जी हां, बिल्कुल बीच में से गुजरता हुआ एक कॉरिडोर हो जो कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को जोड़े। तो इसका मतलब जो बचा हुआ हिंदुस्तान उभरता, वो कटा फटा टुकड़ों में, कुछ शुमाल में, कुछ जुनूब में। यह उनका तसव्वुर था कि बीच में एक मुश्त, एक रियासत जो बड़ी हो और मुकम्मल हो और खुद मुख्तार हो और मजबूत हो, वो ना उभरे ताकि पाकिस्तान के लिए किसी तरह की कोई मुश्किल दरपेश ना आए। यह तसव्वुर था उनका। और इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन था कश्मीर, क्योंकि वहां पर 70% के करीब जो अवाम था वो मुसलमान अवाम था, लेकिन महाराजा हिंदू था। अच्छा, ये 70% कश्मीर का कह रहे हैं, तो पूरी लद्दाख जम्मू कश्मीर मिला के? पूरी रियासत का, क्योंकि उसमें गिलगिट बाल्टिस्तान भी था, उसमें मुजफ्फराबाद भी था, मीरपुर भी था, और फिर जम्मू का हिस्सा था, लद्दाख का हिस्सा था। तो इस पूरे हिस्से को, इस पूरी रियासत को अगर देखते आप एक मुश्त, तो लगभग 70% अवाम इसमें मुसलमान था। लेकिन आपने तय किया था कि ये फैसले महाराजे और नवाब और राजा तय करेंगे, तो वहां ये एक्सेप्शन हो गई कि राजा तो मुसलमान था, हिंदू था, महाराजा हिंदू था कश्मीर का, चाहे वहां का आवाम मुसलमान हो। तो लोगों ने जिन्ना से पूछा कि आपने कश्मीर के बारे में जुआ तो नहीं खेल लिया है, क्योंकि जिस बिना पर निजाम हैदराबाद और नवाब जूनागढ़ और नवाब भोपाल हिंदुस्तान में नहीं जाएंगे, उसी बिना पर हो सकता है कश्मीर पाकिस्तान ना आए, क्योंकि हिंदू महाराजा शायद तय करे कि उसे नहीं जाना है पाकिस्तान। तब आप क्या करेंगे? तो तब जिन्ना साहब ने कहा था कि नहीं, कश्मीर वो सेब है जो मेरी जेब में पहले से ही है। और उनसे पूछा गया कैसे, तो उन्होंने 3 वजह बताई। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात यह है कि 70% अक्सरियत जहां मुसलमानों की हो, उसको हिंदुस्तान अपने पास कैसे रख पाएगा? हिंदुस्तान के लिए यह बड़ा मुश्किल होगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर रियासत पाकिस्तान की सीमा से, उसके बॉर्डर से सटी हुई रियासत है। वहां पाकिस्तान कभी भी इंटरवीन कर सकता है, मुदाखलत कर सकता है, लेकिन हैदराबाद मुदाखलत नहीं कर पाएगा, वो बहुत दूर है। जूनागढ़ मुदाखलत नहीं कर पाएगा, भोपाल मुदाखलत नहीं कर पाएगा। तो ये एक इशू था जो कि उन्होंने दूसरा बताया, वजह थी कि पाकिस्तान के लिए यह शर्त जरूरी थी। और तीसरी शर्त जो उन्होंने बताई, वो कहा कि कश्मीर को जाने वाले जो रास्ते हैं वो सब पाकिस्तान होकर के जाते हैं। जो कश्मीर वादी है उसका रास्ता बारामूला, मुजफ्फराबाद होते हुए रावलपिंडी निकलता है, जमीन का रास्ता। जो जम्मू का रास्ता है वो रणबीर सिंहपुरा होते हुए सियालकोट निकलता है। और क्योंकि कश्मीर, जम्मू कश्मीर रियासत एक लैंडलॉक्ड रियासत है, अपनी तमाम बुनियादी जरूरतों के लिए वो पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। यहां तक कि नमक और मिट्टी का तेल पाकिस्तान से आता है। तो ये 3 बड़ी वजह हैं कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के अलावा कुछ और सोच नहीं सकता। और अगर सोचे भी तो हमारे पास वो कुव्वत, वो सलाहियत है कि हम मुदाखलत करके उसको निपटा सकें। लेकिन हमें हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान पैदा करने हैं, उसको टुकड़ों में काटना फाड़ना है, तो उसके लिए हमें वहां के नवाबों और निजामों को ताकत देनी होगी, उन्हें खुद मुख्तारी देनी होगी, जिससे कि वो पाकिस्तान के हक में फैसला कर सकें। तो ये एक पस मंजर है,
ये एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हमारा इस हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और कश्मीर इस तरह उलझा कि जिन्ना साहब के मंसूबे किसी काम नहीं आए। सरदार पटेल ने समझाकर, बुझाकर, डराकर, धमकाकर, ललचाकर, हर तरीके से मनाकर सबको एक कर लिया। 15 अगस्त 1947 तक आते आते पूरे हिंदुस्तान में ये एका हो गया और सब रियासतें इधर मिल गईं। सिर्फ 2 रियासतें बची, एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर।